हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका मैथ का हम सेक्शन कर रहे थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स का। 2024 में एग्जाम्स आए थे और 14/7/2024 को ये एग्जाम हुआ था। क्लास नंबर 5 है आपकी। इससे पहले हम चार क्लासेस कर चुके हैं। चार क्लासेस में हमने एक पेपर पूरा निपटा लिया है और सेकंड पेपर का एक पार्ट में 20 क्वेश्चन निकल लिए हैं, और ये वाले 20 क्वेश्चन के साथ ही आपके दो पेपर जो हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बच जाएंगे। उसके बाद आपके 5 पेपर बचेंगे, धीरे धीरे करके उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलती है। ध्यान रखना कि दो वहाँ पे दो लिंक है। कीस्टोन क्लासेस करके एक लिंक होगा, इस पे तो आपको पीडीएफ वगैरह या कोई भी जानकारी क्लास से रिलेटेड है वो मिलती है। एक आपका नीचे चैनल का नाम होगा बेस्ट पीवाईक्यूज। तो जो भी अच्छे पीवाईक्यूज आते हैं वो आपके इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मेरी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट है जिससे आपकी तैयारी लास्ट में थोड़ी क्रिस्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राहुल स्पेंड्स सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट। कुछ पार्ट तो जो स्पेंड कर देता है, कुछ पार्ट वो सेव कर लेता है। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग इज 3:4। मेरे से बोल दिया एक्सपेंडिचर जो है और जो सेविंग है वो 3:4 है। अब मेरे को पता इनकम क्या होती है। इनकम होती है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी है, सेविंग भी है, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा रेशियो में ये बोल सकता हूँ कि जो इनकम है वो 7 हो जाएगी। अगर इनकम 7 हो गई तो क्वेश्चन ने क्या बोला? इफ राहुल्स इनकम इज 5,6,000 देन व्हाट इज विल बी द हिज एक्सपेंडिचर। मेरे को इनकम दिया है, यानी कि 7 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5600। मेरे को यहाँ से सीधा दिख रहा है 8000 गुना है। और 3 की वैल्यू पूछी है एक्सपेंडिचर की, तो 8 या 24, यानी कि 24,000 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा था लेंथ ऑफ ए डायगोनल of a quadrilateral. The length of diagonal of quadrilateral is 8 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस डायगोनल फ्रॉम द टू वर्टेक्सेस। दो वर्टेक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया। किस पे? इस डायगोनल पे ड्रॉ करा गया, जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें ये भी चीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चकोर ही है या फिर तिरछा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चकोर से ही बना लेता हूँ। ठीक है। अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में सिर्फ चतुर्भुज बोला है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो ये वर्ग है, ना ये आयत है, ना ये घन है, ना घनाभ है, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं सिर्फ। अगर ऐसा कोई केस आता है जिसकी सिर्फ 4 भुजाएं मेरे को पता हूं, बराबर है, छोटी है, बड़ी है, 90 डिग्री पे है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो अगर इसमें कोई मैं डायगोनल देखता हूं, अगर कोई डायगोनल है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा अगर यहां से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूं और एक यहां से परपेंडिकुलर डालूं यहां से, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल और सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल और ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ परपेंडिकुलर। इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 8 तो डायगोनल है, इस डायगोनल की लंबाई तो 8 है, इस डायगोनल की लंबाई सपोज मान लो 8 मान लो, तो इसकी 12 हो जाएगी। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा हमारा? इस केस में हमारा एरिया हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में डायगोनल 8 और 12 प्लस में 8, यानी कि ये 20 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। अगर सिर्फ मेरे को क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल प्लेन क्वाड्रिलेटरल, मेरे को नहीं पता उसकी क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं है। अनटिल अनलेस मेरे को और कोई स्टेटमेंट नहीं देता है और मेरे को बोलता है डायगोनल है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े हुए, तो हमें कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर का सम मल्टीप्लाई बाय डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, काम खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल। एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब स्क्वायर पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं
तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पर सभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं कि हर स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ पा रहे हो? हर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होगा, हर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का सीधा सीधा मतलब ये है कि चार चार बोलते हैं उसे, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, तो मैं बोलूंगा एक स्क्वायर बना लेता हूं, ये लगभग स्क्वायर बन गया है। ठीक है, स्क्वायर की अगर मैं साइड की बात कर दूं तो मैं बोल देता हूं ए है, चारों भुजाएं ए है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसके बारे में क्या बोला हुआ है, जो आयत की लंबाई है वर्ग की भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये ए प्लस में 20 है, और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये ए माइनस में 16 है। ठीक बात है। और मेरे से क्षेत्रफल बराबर बोले हैं। ये क्या होता है क्षेत्रफल, ये होता है साइड स्क्वायर, ये होता है एल इंटू बी। आगे अगर मैं देखूं, अगर मैं इसकी जगह इनके वैल्यूज डाल दूं, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 20 और ए माइनस में 16। आगे फर्दर और देखूं तो ए स्क्वायर तो कट हो जाएगा, लेकिन आगे काट देते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की ए में मल्टीप्लाई हुई, ए की फिर माइनस 16 में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 16 ए प्लस का 20 ए और माइनस का 16 दूनी 32, यानी कि 320। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, यहां से कितना आएगा, ये 320 इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4a इज इक्वल टू 320 के, यानी कि a इज इक्वल टू 4 अट्ठे 32, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अगर a की वैल्यू 80 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं, अगर a की वैल्यू 80 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि इस a प्लस 20 की, यानी कि लेंथ की जो वैल्यू है l कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 100। और ब्रेथ की अगर मैं बात करूं, ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 80 माइनस में 16, यानी कि 64। ठीक है, और मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से पूछा हुआ आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस में b। l प्लस बी की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी होती है 100 प्लस में 64, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, यानी कि 328 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ द टाइम पीरियड इंक्रीज्ड बाय 8 years देन द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 3200, कितना इंक्रीज हो जाता है 3200 ऑन ए सम ऑफ रुपीज 2400, ऑन ए सम ऑफ रुपीज 2400, यानी कि मेरे से यहाँ क्या कह रहा है कि ये प्रिंसिपल है और 8 साल के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3200 है। ठीक है, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं बोलूंगा 8 साल में अगर 3200 इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं बोलूंगा 1 साल में कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 2400 है, तो अगर मैं रेट परसेंट की बात करूं तो ये कितना आएगा हमारा 400 बटे में 2400 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 4 से काटूंगा तो 100 और 4 छिंग 24, 100 बाई 6 और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, यानी कि 16.67% हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हिंदी वालों को अगर कोई इशू हो तो वो नीचे पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, क्योंकि ऐसा ना मैं टाइप इंग्लिश में करता हूं
ठीक है, टाइप इंग्लिश में करता हूँ और एग्जाम के अंदर लैंग्वेज भी जो मान्य होती है ना वो इंग्लिश ही होती है। अगर हिंदी में गलती है और इंग्लिश ठीक है तो आपका ठीक है, वो पेपर, वो क्वेश्चन ठीक है। तो इसलिए मैं इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना प्रिफर करता हूँ। The length of the sides of triangle are 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब इससे देखते हैं, मेरे को यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये 3 की मल्टीप्लाई 6 है, ये 4 की मल्टीप्लाई 6 है, ये 5 की मल्टीप्लाई 6 है, यानी कि ये मेरा 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट है। अगर ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब कुछ भी मान लो 18, 24 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को पता होना चाहिए इसका एरिया कितना होगा, 1/2, हाइट 18 और बेस 24, 2 से काटूंगा तो 12, 18 और 18 दूनी 36, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। नहीं पकड़ में आता है 10 सेकंड में छोड़ दो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे हम वो करें, एक्सपेरिमेंट करेंगे बैठ के। घर पे तो बैठ के कर लेंगे, एग्जाम में नहीं होते। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मेरे से क्या बोल दिया, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, हेमिस्फीयर और स्फीयर है। हेमिस्फीयर की रेडियस 14 है, स्फीयर की रेडियस 1 है। तो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर? अब टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं और स्फीयर की बात करूं तो टीएससी बोला ना, हाँ टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr², और स्फीयर का जो होता है वो होता है 4πr²। अगर मैं यहां से पाई को पाई काट दूं और मेरे से रेशियो पूछा हुआ है, गोलार्ध व गोला, हाँ ठीक है, तो मैं बोलूंगा 3r² की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि इनकी जो रेडियस थी उनका रेशियो कितना था, 14 और 1 था। अपोन में नीचे डाल देता हूं क्योंकि रेशियो पूछा हुआ है, सामने रख देता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो 4 मल्टीप्लाई में r² यानी कि 1 और 1, और इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आएगा 7, 7 7 7 49 दिया 147 और अनुपात में 1 यानी कि 147। रेशो 1 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बहुत पहले आया था एक बार, ग्रेड 3 में आया था। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। 3 boxes of capacity 78 kg, 117 kg, 273 kg are completely filled with 3 variety of weights A1, B1 और C1। यानी कि A1 कितना है, A1 78 है, B1 कितना है 117 है, और C1 कितना है 273 है। All the 3 boxes are emptied and the 3 types of wheat were thoroughly mixed and mixture was put back in the boxes। दोबारा से इन्हीं बॉक्सेस में वो मिक्सचर भर दिया गया। हाउ मेनी kg of type 1 A1 wheat would be there in the third box? थर्ड बॉक्स के अंदर जो है वो A1 कितना होगा? मैंने बोला पहला बॉक्स 78 kg का था, दूसरा बॉक्स 117 का था, तीसरा बॉक्स 273 kg का था। मैंने बोला अगर मैं इनको एम्प्टी करके भरूंगा तो उसी रेशो में ये सभी डब्बों में भरे जाएंगे जिस रेशो में ये होंगे। ये बात तो ठीक है। अगर मेरे को रेशो देखना, मैंने बोला हाँ तो भैया ये कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा। मैंने इसे 2 से काट के देखा, मैंने बोला 2 तिया 6, मैंने 78 को अपने दिमाग में 2 से काट के देखा, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। 39 तो एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटेगी। अगर ये 2 से भी नहीं कट रहा और 39 से भी नहीं कटेंगे तीनों तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो रेशो यही आएगा। मैंने 39 से काट के देखा, तो मैं यहाँ रेशो लिख देता हूं। तो A1 39 2 जा और B1 ये 3 बार कट जाएगा, 9 तिया 27, और C1 और ये 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 यानी कि 7 पे कट जाएगा। ठीक है, रेशो कितना आ जाएगा 2 3 और 7 का आ जाएगा। यानी कि A1 अगर मिक्सचर में डालूंगा, तीनों को मिक्स करूंगा तो टोटल जो होगा मेरे हिसाब से रेशो के हिसाब से 12 होगा। 12 में 2 A1 होगा, B1
कितना होगा 3 होगा और C1 जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, टोटल इतना होगा। लेकिन मेरे से तो बोला है, मेरे को बोला है कि तीसरे डब्बे में टोटल 273 है। तीसरे डब्बे में टोटल 273 है और तीसरे डब्बे में टोटल मेरे हिसाब से 7 है। और मेरे को उसमें पता क्या करना है, मेरे को उसमें पता करना है, नहीं 7 नहीं 12 है। सभी में यही रेशो है ना, सभी डब्बों में यही वाला तो रेशो है। जो रेशो यहाँ पे है वही वाला रेशो सभी में है। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में अगर टोटल 273 है तो रेशो के हिसाब से उसमें 12 होना चाहिए। और उसमें A1 पता करना है, यानी कि मेरे को 2 पता करना है। 2 से मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 2 छिक 12, 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24, कितना बच गया 3, 6 पंजे 30 और फिर 6 पंजे 30, यानी कि 45.5 kg जो है वो थर्ड वाले उसमें डब्बे में होगा A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। मेरे को अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, यूएसएस दे रखी है, और मेरे को बोट स्ट्रीम क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है। ये मेरे को दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे को दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मेरे को पता है कि ये तो बोट माइनस में स्ट्रीम होगा और ये स्ट्रीम है ही। तो मैं यहां से सीधा निकाल सकता हूं कि मैं यहां से यूएसएस और डीएसएस निकाल लू, डाउन स्ट्रीम निकाल लू। अगर मैं बोलूंगा बोट माइनस में स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर है तो खाली बोट 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। खाली बोट अगर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो डीएसएस कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक सेकंड देख लिया था, यूएसएस हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ था, हमने बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है तो मैं अगर प्लस कर दूंगा तो मेरे को बोट मिल जाएगा। अगर मेरे को बोट मिल गया है तो मैं यहाँ से डीएसएस भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास 2 काम की चीजें यहाँ पे निकल गई, यूएसएस और डीएसएस। क्यों काम की निकल गई, क्योंकि आगे सवाल ने क्या कहा था, if the boat covers the distance of x kilometer upstream and x kilometer downstream, the total time taken by them is 10 hours। तो मैं बोलूंगा अप स्ट्रीम की स्पीड 4 है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 है। तो मैं यहां से अगर टाइम के रेशो की बात करूं तो ये 3 टाइम लेगा और ये 2 टाइम लेगा। भाई रेशो 2 3 का हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। अब मेरे से बोला है कि 10 घंटे लेता है, मेरे हिसाब से तो 5 ही ले रहा है, मेरे हिसाब से तो 5 ले रहा है। 5 की वैल्यू 10 आवर्स है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहां से बोल सकता हूं कि 3 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आवर्स हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आवर्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 आवर्स हो जाएगा। अब किसी से भी निकाल दो, मेरे से एक्स की वैल्यू पूछी है। 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 6 घंटे में कितना चलेगा, 6 चौक 24 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये आपको इससे नहीं निकालना तो इससे निकाल दो, 6 चौक 24 किलोमीटर। भाई 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है तो कितने किलोमीटर आ जाएगा, 24 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन W एंड X इज 1260 किलोमीटर्स। ए ट्रेन लीव्स W at 10 AM and run at the speed of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, the train stops on the way for 1 hour and 30 minutes at what time train will reach X। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना टाइम रुक जाती है। बस आपको यही तो निकालना है कि टाइम कितना चली, टाइम कितना चली। अब ये किलोमीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो यहां से आप इसको 50 मल्टीप्लाई में 18/5 यानी कि 18 180 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एक्चुअल स्पीड हो गई। अब यहां से आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे और आप मेरे को बताएंगे कि ट्रेन एक्चुअल में एक्स पे कितनी देर में पहुंचेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन ए मिक्सचर ऑयल एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 8:15। ऑयल और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, 8:15 में है। इफ इट कंटेन्स 40 लीटर मोर वाटर देन ऑयल, यानी कि 14 लीटर मोर वाटर देन ऑयल मेरे हिसाब से 7 ज्यादा है, इसके हिसाब से 40 लीटर है। मेरे से पूछ लिया पानी की मात्रा क्या होगी, वाटर की क्वांटिटी पूछ ली, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 2 लीटर और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 15 की वैल्यू हो जाएगी 30 लीटर।
30 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इफ द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज 9:5। अब यहां तक अब पढ़ते हुए हमको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स होती क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है हमारी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मेरे को वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है, फिर बोला एंड द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज 81 एंड 20। 81 एंड 20 यानी कि हाइट 1 ये है, हाइट 2 ये है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ देयर रेडियस का प्लूरल होता है बस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भैया पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर h2 इज इक्वल टू कितने के 9:5। मैं बोलूंगा h1 और h2 मेरे को दी हुई है, तो पाई से तो यहाँ से पाई काट देते हैं, तो मैं यहां से बोलूंगा कि r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितनी दी हुई है 81 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 9:5। जितना कट सकता है क्योंकि ठीक ठाक कट रहा है तो मैं काट देता हूँ, 5 चौक 20। तो यहाँ से r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। और मेरे को पता है 4/9 स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो r1 रेशो r2 कितना आ जाएगा मेरा, ये हमारा आ जाएगा 2/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 13:4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू रेशो क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू रेशो क्यू जो है हमारा कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बताते ही खत्म हो जाएगा। बहुत एक लाइन का ही क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में हो गया। पीडीएफ में आपको मार्क मिल जाएंगे आंसर। द प्राइस ऑफ 1 kg अंगूर 1 kg grapes is increased by 5%. The nominal increase is ₹10। रुपए में इंक्रीज 10 है, परसेंटेज में इंक्रीज 5 है। न्यू प्राइस पूछा हुआ है, मैंने बोला 5% जो है इक्वल है 10 रुपए के। भैया नया प्राइस पूछा है यानी कि 100 में प्लस हो गया होगा 5 यानी कि 105% की वैल्यू पूछी है। 10/105 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से काटूंगा तो 21, ओह सॉरी 10 तो 5 की वैल्यू है ना, 105 की पूछी है, 105 से पता नहीं यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 105% की पूछी है तो 105/5। ठीक है, 5 दूनी 10, 105 दूनी 210 रुपए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। 14 पे चलते हैं। इफ ए पर्सन अर्न्स 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो जो मैं बोलता रहता हूँ कि से जब तक सेलिंग प्राइस पे ना बोला हो प्रॉफिट हमारा सीपी पे होता हो, तो यहाँ पे बोल दिया सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है। फिर उसने पूछा देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट हुआ है तो मैं बोलूंगा 100 को मैं मान लेता हूं एसपी। तो इस पे अगर प्रॉफिट 20 का हुआ है तो मैं यहां से बोलूंगा सीपी कितना होगा, एसपी माइनस में प्रॉफिट यानी कि 80। तो उसका लाभ प्रतिशत एक्चुअल में क्या हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ 20/80 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि आ जाएगा हमारा 25%। 20 चौक 4 से 25 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। ऑप्शन नंबर 1 25% सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफ 78 पेन्स आर बोट फॉर ₹1482 then how many pens must be sold for ₹1482 to earn a profit of 30%। भाई जितने में खरीदे हैं उतने में ही कितने पेन बेचे जिससे कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। अब भाई पेन की बात कर रहा है, रुपए की बात कर रहा हो तो बात अलग थी। अब रुपए सेम है, देखो पेन ही तो यहाँ पे कम ज्यादा होंगे। मैंने बोला 100% पे मैंने पेन खरीदे थे 78, अब मेरे को 130 पे बेचने हैं 78। ठीक है, 78 बेचने हैं 130 पे, तो मेरी क्या बोलते हैं पैसे पूरे हो जाने चाहिए, उतने ही पैसे पूरे हो जाने चाहिए। तो मैं बोलूंगा 78 पेन बिकने 130 पे, तो 100 की वैल्यू निकाल देता हूँ कितने एक्चुअल में बिकने चाहिए। 13 छिंग 78, यानी कि 60 पेन बिकने पे मेरे को उतना पैसा मिल जाएगा जितना मेरे को 78 पेन के सीपी पे मिला था।
ठीक है, तो 60 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कहीं इस क्वेश्चन में फिर पैसे निकालने लग जाओ पर उसके, और फिर उसका डिवाइड डिवाइड करके निकालने लग जाओ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड 3D फिगर है, तो इसमें एक एल होती है, एक बी होती है, एक एच होती है। ठीक है, तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ का जो है, लेंथ और ब्रेथ का सम दिया हुआ है, यानी कि एल प्लस में बी दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। जैसे जैसे पढ़ते चले जाओ वैसे वैसे लिख करते चले जाओ। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हाइट के बारे में कह रहा है कि ये 1/3 है किसकी, लेंथ प्लस में ब्रेथ की। जनाब का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल हमारा होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया LSA। LSA इज इक्वल टू 2, नहीं, LSA LSA हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई में हाइट और L प्लस में B। ठीक है, ये हमारा होता है LSA। अगर मेरी हाइट इतनी है तो मैं हाइट को बोल सकता हूं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि मेरे को सम दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरी हाइट कितनी आ गई, 4 आ गई। L प्लस बी मेरे को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा फटाक से। तो मैं बोलूंगा LSA इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 4 हाइट, ये जो हाइट दी हुई है, और मल्टीप्लाई में 12, 12 चौक 48 दूनी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 150 डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मैंने बोला भाई 120 दिन में ए कर लेता है, तो मेरे को सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ूंगा बाद में, पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं, उसके बिना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरा आ गया 600, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब स्टेटमेंट देख लेता हूं क्या क्या बोल रहा है। रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 5:4। मैंने बोला एफिशिएंसी तो मेरे को 5:4 दिख रही है, तो ये तो हमारे करेक्ट हो गया। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। मैंने बोला ये देख लेता हूँ, 600 काम है, एक दिन में काम करके ए प्लस बी जो है वो 9 काम करेंगे, तो 9 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 200/3। ये 30 डेज तो नहीं आएगा, ये तो हमारा 3×18, 3×18, 3×18, ये इस तरीके से आएगा। तो ये हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट जो थी वो गलत हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओनली टू तो गलत है, ओनली वन इज खत सही है, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट ही ठीक है बस, तो हमारा ओनली वन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। P is 25% less efficient than Q. If Q alone can make a helmet in 20 days, then how many days can P alone make the same helmet? मेरे से बोला P जो है वो Q से, P is 25% less efficient, P जो है वो Q से 25% less efficient है। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि 25% less efficient है यानी कि 1/4, less है यानी कि 3/4, परसेंटेज में लिखना है तो Q 100 हो जाएगा, P 75 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। 3/4, ठीक है। और फिर इसने बोला Q अलोन कैन मेक द हेलमेट इन 20 डेज। अब Q जो है वो 20 डेज में हेलमेट बना देता है, मेरे हिसाब से एक दिन में 4 काम करेगा। देन हाउ मेनी डेज P के अलोन कैन मेक द सेम हेलमेट। P जो है वो सेम हेलमेट कितना, सेम हेलमेट 20×4 डेज में बनना था। अब P कितने में बनाएगा, 3 में बनाएगा, यानी कि 80/3 यहाँ पे P जो है इसको कंप्लीट कर देगा। 80/3 हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया और इसके ऑप्शन उड़े हुए हैं,
पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। A sum of 12,000 rupees is invested at 40% simple interest per annum. If rupees 2400 is the interest obtained. अब देखो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, यानी कि यहाँ पे रेट दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस नहीं है। देन हाउ मेनी मंथ्स इज द सम इज इन्वेस्टेड। तो आपको यहाँ पे बस ये बताना है कितने मंथ्स के लिए, MONTHS, यहाँ पे N गायब है, ठीक है। मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए ये जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया था, आपको सिर्फ ये बताना है, यानी कि 1 साल से कम ही आएगा फिर। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, सिंपल सा P इंटू R इंटू T में रखोगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं आप वो भी आंसर करेंगे। अब आपसे मिलते हैं हम कल आपसे मुलाकात होगी। इतने आप अपनी तैयारी जोरों पे रखिए, एग्जाम नजदीक ही है, ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।